नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शहनशाह एआईआरओ एनडीएफ चैनल पर स्वागत है। क्या संविधान को पूरी तरह से देश से हटाया जा सकता है? विश्व के ज़्यादातर देश, करीब करीब सभी देशों में अपना संविधान होता है। पहले हमारे देश में राज्य हुआ करते थे और उन राज्यों को चलाने के लिए भी कुछ नियम कानून होते थे, लेकिन 1947 में जब करीब 562 रियासतों ने एक समुच्चय में मिलकर एक राष्ट्र राज्य की संकल्पना में भारत जैसे देश की कल्पना को हमारे सामने रखा, तो यह दूसरे देशों की तरह एक अनिवार्य सत्य बन गया कि हमारे देश का अपना एक संविधान हो। साधारण भाषा में कहें तो एक ऐसा समान विधान होना चाहिए था जिसमें बहुसंस्कृतिवाद वाले वातावरण में प्रत्येक मनुष्य को एक सामान्य स्थिति में जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अवसर मिलता रहे। वह अपने आप में अपनी अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता का बोध महसूस कर सके, चाहे वह कहीं जाने की प्रश्न की बात हो, चाहे उसे खाने की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे उसे अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने की बात हो। उन सब में जाति, लिंग, धर्म सभी से ऊपर उठकर एक व्यक्ति को यह महसूस हो कि वह एक सामान्य तरीके से इस देश में अपनी बात कह सकता है। और इन्हीं बातों को रखने के लिए समेकित रूप से समुच्चय के रूप में 1947 के बाद निर्माणकर्ताओं ने, रणनीतिकारों ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जिस विश्व के सबसे बड़े संविधान की रचना करी, वह भारतीय संविधान कहलाता है, जो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के दिन लागू किया गया। और उस दिन से इस देश का प्रत्येक नागरिक रिपब्लिक इंडिया का एक ऐसा सदस्य है जहां पर वह इस संविधान के तत्कालीन समय में बनाए गए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 चैप्टर के साथ जीवन को अपनी सुगमता के साथ लेकर चलने लगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि 22 समितियां जो बनी थी संविधान निर्माण में, उसमें जो प्रारूप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इसमें जिस अनुच्छेद 368 को रखा, उस अनुच्छेद 368 को रखने के साथ ही यह बात, यह संदेश राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति तक दे दिया गया था कि यह संविधान अपने आप में पूर्ण नहीं है। यह समय, परिस्थिति, आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर जब राजनीतिक पहलुओं से रणनीतिकार यह आवश्यक समझेंगे और देश के लोगों के जीवन की गरिमापूर्ण स्थिति के लिए कोई स्थिति अपरिहार्य होगी तो उसके अनुरूप इस संविधान में संशोधन किया जाएगा। और इस संशोधन को अनुच्छेद 368 में रखा गया। लेकिन आज जिस तरह से भारत में यह बात बहुत तेज़ी से फैली हुई है कि वर्तमान की सरकार यदि लोकसभा चुनाव के बाद देश में आती है तो उससे पूरे देश का संविधान ही खत्म कर दिया जाएगा। क्या ऐसा संभव है? क्या हम बिना संविधान के या फिर एक निरंकुशता के आधार पर बनाए जाने वाले संविधान की ओर बढ़ जाएंगे? इसीलिए इस वीडियो में एक बहुत संक्षिप्त बात मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि 1973 में आप एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जो 13 जजेस की बेंच ने सर्वोच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा केशवानंद भारती के प्रकरण में दिया था, जहां पर जमीन के विवाद को लेकर केशवानंद भारती ने केरल सरकार के विरुद्ध एक वाद किया था। और आपको यह जानकर आश्चर्य होना चाहिए था कि उस जजमेंट के बाद यह बात स्थापित हो गई थी कि मूलभूत जो ढांचा है संविधान का, उसमें किसी भी स्थिति में कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब यह मूलभूत ढांचा क्या है? सबसे बड़ी चीज यह है कि जब देश के सर्वोच्चतम न्यायालय ने इस बात को स्थापित कर दिया था और कर दिया है
तो फिर इस बात का कहना कि संविधान समाप्त हो जाएगा और मूलभूत ढांचा समाप्ति ही नहीं हो सकता, तो फिर संविधान कैसे समाप्त किया जा सकता है? मूलभूत ढांचे का मतलब यह है कि जो हमारी विधायिका है वह विधायिका के रूप में ही हमेशा रहेगी, जो कार्यपालिका है वह कार्यपालिका के रूप में कार्य करेगी, न्यायपालिका न्यायपालिका के रूप में कार्य करेगी, जो लोगों को मूलभूत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, खास तौर से संविधान के जो तीसरा चैप्टर है जिसे आप भारतीय मैग्ना कार्टा कह सकते हैं, इंडियन मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और जिसमें मौलिक अधिकारों की बात कही गई है, जिसमें समानता के मौलिक अधिकार की बात अनुच्छेद 14 में की गई है, अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की बात, व्यवसाय गमन की अधिकारों की मौलिक अधिकारों की बात अनुच्छेद 19 में की गई, जहां गरिमापूर्ण जीवन की बात अनुच्छेद 21 में की गई, यहाँ तक कि आपातकाल की स्थिति में भी अनुच्छेद 21 को निलंबन नहीं किया जा सकता। ये वो सारी स्थितियां हैं जो मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती हैं और इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में जब मूलभूत ढांचा संविधान का परिवर्तित हो ही नहीं सकता और इसे 1973 में केशवानंद भारतीवाद में ही सुनिश्चित कर दिया गया था, तो यह एक केवल कल्पना जैसी बात सामने रखी जा रही है, जिसके आधार पर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग अपने धार्मिक ग्रंथों के प्रति तो कुछ अंश तक संवेदनशील हैं, लेकिन भारत या देश के संवैधानिक ग्रंथ के बारे में वह इतने संवेदनशील नहीं है, और शायद उन्हें अपने संवैधानिक ग्रंथ भारतीय संविधान के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है। वर्तमान में जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि जब संविधान बना था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 इसमें चैप्टर्स थे, 8 अनुसूचियां थीं। आज उसी संशोधन का परिणाम है कि इसमें 25 चैप्टर्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 448 अनुच्छेद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर अनुच्छेद 368 की बात देखें, जिसमें संविधान के संशोधन की बात की गई है, उस संविधान संशोधन की कड़ी में आप देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय में ही पहला संविधान संशोधन 1951 में हो चुका था। मतलब उन्हीं के समय यह मान लिया गया था कि संविधान पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। और उसके बाद जो ये क्रम संशोधन का चला, और सबसे बड़ा संशोधन 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ, और ये इतना बड़ा संविधान संशोधन था कि इसे मिनी संविधान का भी दर्जा प्राप्त है। और यही वह संविधान संशोधन है जब एक और अंतिम बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया, और यह माना जाता है कि यह शब्द जो उसका मूलभूत ढांचा है संविधान का उसमें ये नहीं था। इसलिए यह पंथ निरपेक्ष शब्द चूंकि मूलभूत ढांचे में था नहीं और प्रारंभिक रूप से इसे रखा नहीं गया था, इसलिए यह एक आयातित शब्द है और इसको हटाया जाना चाहिए। क्योंकि भारत पंथ निरपेक्षता के आधार पर बनने वाला देश नहीं था, बल्कि धर्म के आधार पर विभाजित होने वाला एक ऐसा देश था जहाँ पे दो धर्मों के लोगों ने एक साथ रहना स्वीकार नहीं किया था। ये एक अपवाद स्वरूप बात आती है। और उससे बड़ी बात ये है कि वर्तमान में अब तक हमने 126 संवैधानिक संशोधन कर लिए हैं, और इस संवैधानिक संशोधन से यह बात स्पष्ट है कि संविधान आज भी अपने आप में पूर्ण नहीं है और आने वाले समय में भी पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि 1947 में देश की जो आवश्यकताएं थीं वह 70 में नहीं थी और 2024 में भी नहीं। आने वाले समय में भी समय के अनुरूप वो समस्याएं, वो बातें, वो तथ्य ऐसे होंगे जिनमें संशोधन की आवश्यकता होगी। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 में तो दिया है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं संशोधन जिसके लिए 368 में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि संसद का मतलब है कि लोकसभा, राज्यसभा, केवल साधारण बहुमत से भी बहुत से संशोधन किए जा सकते हैं। जैसे किसी राज्य का नया निर्माण करना हो, राज्यों की सीमाओं का निर्माण करना हो, ये वो हैं जिसमें कोई भी 368 के अंतर्गत संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। नए राज्यों का निर्माण का प्रश्न हो, नए राज्यों की परिसीमा का प्रश्न हो,
ये सब साधारण बहुमत से ही इन बातों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनमें संशोधन करने के लिए हमें पूर्ण बहुमत विशेष रूप से चाहिए, और वो भी पूर्ण बहुमत कब चाहिए? जब सदन के न्यूनतम 50% लोग, और उन 50 के लोग उपस्थित हों, और उन 50% लोगों में से 2/3 लोगों के बहुमत से कोई संशोधन, कोई अधिनियम बनाया जा रहा हो, वह विशेष बहुमत वाला अधिनियम होता है। और ऐसे में जैसे मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन किया जाना है, आप जानते हैं अनुच्छेद 15 हो, अनुच्छेद 16 हो, सभी में संशोधन हुआ है। ये विशेष बहुमत के द्वारा होने वाले संशोधन थे। नीति निर्देशक तत्व हैं 51A में, आप जानते हैं हमारे 10 नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। उनका अगर संशोधन है तो वो भी सदन के न्यूनतम 50% लोगों के उपस्थिति में से 2/3 लोग जब उसके पक्ष में हों, तभी इस तरह के संशोधन हो सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी आपको संशोधन करने हैं जो केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारों से भी संबंधित हों। तो ऐसी स्थिति में सदन के केंद्र में स्थित लोगों के 50% के 2/3 तो हों ही, इसके अलावा कम से कम देश के जितने भी राज्य हैं उसमें से 50% राज्यों द्वारा भी उसे बहुमत से स्वीकार किया गया हो। अब वो चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, राष्ट्रपति के चुनाव में आप जानते हैं कि चूँकि राज्य के लोग भी उसमें हिस्सा लेते हैं, इसलिए अगर राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति के चुनाव में हम चाहते हैं कोई संशोधन करना, कानून बनाना, तो वहाँ पर उस विशिष्ट बहुमत के लिए केवल संसद में बहुमत नहीं चाहिए, 50% राज्यों का भी बहुमत हमें चाहिए। संघ और राज्य के बीच में जो शक्ति का बंटवारा है, उसके लिए अगर कोई संशोधन करना है तो भी हमें इस तरह का राज्यों का भी समर्थन चाहिए। और अगर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित कोई भी प्रावधान बनाना है तो उसमें लोकसभा के अतिरिक्त 50% राज्यों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ पर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि चाहे वह संशोधन की बात 368 के अंतर्गत हो, या सामान्य स्थिति में संशोधन की स्थिति हो, या फिर केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय की स्थिति हो, उन सभी में क्या ऐसा कहीं पर प्रतीत होता है कि किसी भी स्थिति में संविधान को पूरा समाप्त किया जा सकता है? संविधान कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और यह बात सत्य है कि यदि आज स्वयं संविधान की एक ऐसी संरचना और एक तिलिस्म की तरह उसे प्रस्तुत कर दिया गया है कि यदि स्वयं उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी अब स्वयं इस बात को चाहें कि वह इसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन कर दें, तो वह संभव नहीं हो सकता। जिस संविधान में इतनी कठोरता के साथ उस मूलभूत ढांचे को स्थिर रखने का संकल्पना है, और जिस संकल्पना पर मोहर उच्चतम न्यायालय द्वारा भी 1973 में ही लगाई जा चुकी है, उस संविधान में संविधान को हटाने बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और आप इस बात को जान सकें, समझ सकें, इसीलिए मैंने यह छोटा सा वीडियो बनाया है। अगर मैंने कहीं कोई बात ऐसी रखी है जो आपको सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, तो आप उस पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह बात सही लग रही है तो इसे दूर तक ले जाए, ताकि लोग जाने तो कि संविधान को ख़त्म कर देना इतना आसान नहीं है। अफवाह मत फैलाइए कि संविधान समाप्त हो जाएगा, देश से संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान था, है, रहेगा, क्योंकि वह बनाया ही ऐसी तरह से गया है कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन संविधान कभी समाप्त नहीं होगा। हाँ, यह एक बड़ी विमर्श की बात हो सकती है कि उस संविधान में संशोधन इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जितना मोटी संविधान की मूल प्रति नहीं है, उससे ज़्यादा संशोधित संविधान की प्रति है।
अभी तो केवल 126 संविधान संशोधन हुए, आने वाले समय में अभी पीढ़ियां न जाने कितने संशोधन देखेंगी। लेकिन उन संशोधनों के बाद भी यह बात स्थित है कि संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन मूल संविधान नहीं बदला जा सकता, मूल संविधान रिप्लेस नहीं हो सकता। यह भी अकाट्य सत्य है और इस अकाट्य सत्य को भारत के हर व्यक्ति को जानना चाहिए और उस बात को दूर तक पहुंचाने के लिए ही मैंने यह वीडियो बनाया है कि चुनाव से इस बात का कोई लेना देना नहीं है और ना ही संविधान बदल सकता था और ना बदल सकता है। मैं आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आपसे यह निवेदन करता हूँ कि आप इस बात को दूर तक ले जाएं ताकि आने वाले समय में हम समर्थ राष्ट्र के समर्थ नागरिक के रूप में संविधान के प्रति एक जो संशय है, अफवाह है, उसे दूर करके यह समझ सकें कि संविधान उतना ही अकाट्य है जितना अकाट्य किसी शरीर के अंदर आत्मा है। शरीर समाप्त हो जाता है, आत्मा नहीं समाप्त हो सकती। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नयम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। जैसे आत्मा को न कोई जला सकता है, न बहा सकता है, न सोख सकता है, ठीक उसी तरह से संविधान को भी कोई न जला सकता है, न बर्बाद कर सकता है, न उड़ा सकता है। वह हमेशा आत्मा की तरह था, रहेगा, क्योंकि शरीर समाप्त जैसे होता है आत्मा नहीं समाप्त होती। ऐसे भारतीय संविधान की रचना ही इस तरह हुई है कि उसमें संशोधन करके परिवर्तन तो संभव है। एक शरीर, आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरी शरीर को ग्रहण कर सकती है, ठीक उसी तरह से परिवर्तन के द्वारा संविधान में नए चोले पहनाए जा सकते हैं। लेकिन जो आत्मा का मूल स्वरूप है, जैसे वह स्थिर रहेगा, ऐसे ही संविधान का मूल स्वरूप अनंत काल तक, जब तक पृथ्वी है और यह देश है, तब तक वह मूल भावना सदैव स्थिर रहेगी। इसको चुनाव अफवाह से न जोड़ा जाए ताकि हम सभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हम शब्द के अंतर्गत यह समझ सकें कि राष्ट्र में संविधान ही एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसको इतने अधिक अधिकार पाने के बाद भी सदन में बैठे हुए लोग पूर्ण रूप से न हटा सकते हैं न बदल सकते हैं। और जिस दिन यह बात तर्क के आधार पर भारतीय समझ जाएंगे, हम संविधान के नाम पर न अफवाह में उलझेंगे और न ही संविधान के नाम पर हम अपने मतों का गलत प्रयोग करेंगे। इस वीडियो को दूर तक ले जाइए, क्योंकि यह भारत के आत्मा का प्रश्न है, यह भारत के उस ग्रंथ का प्रश्न है जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अमरता प्रदान कर रखी है। तो आप उस अमरता को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग यह जान सकें कि भारतीय संविधान गीता के में वर्णित उस आत्मा की तरह है जिसका क्षय संभव ही नहीं है। इसी के साथ नमस्कार।